And now I would like to present Dr. Arvind Kumar Singh, Major Sahab ji. I am sure you people have seen him, heard him during the Independence Day. Yes or no? So he is a man of words, he is a man of principles, and what he say he does. उन्होंने कहा था 11 बजे हम डॉट स्कूल में होंगे, and even just a dot 11 he was there in the school. So what we learn is always discipline and manners from Honorable Dr. Arvind Kumar ji. And you people might be knowing that he has donated his entire body for the well-being. पूरा शरीर दान कर दिया अपने मृत्यु के बाद. जय हिंद एवरीबॉडी. सुनाई नहीं दिया? सुनाई नहीं दिया? बहुत कम शब्दों में आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत कर दूंगा, लेकिन एक बात जरूर कहूंगा बच्चों आपसे. आप जब जय हिंद बोलते हैं तो आप पूरे राष्ट्र से जुड़ते हैं, और जब आप प्रणाम के लिए हाथ उठाते हैं, किसी का चरण स्पर्श करते हैं, तो आप सिर्फ और सिर्फ एक व्यक्ति से जुड़ते हैं. इसलिए बेहतर है जय हिंद बोलिए और पूरे राष्ट्र से जुड़ जाइए. और जब मैंने ये शब्द कहा राष्ट्र, तो आज तकरीबन 1 घंटे के अंदर हम आपको वो यात्रा कराएंगे जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी. और जिस समय की बात करेंगे, हम में से, आप में से कोई उस वक्त रहा भी नहीं होगा. लेकिन एक ऐसा शख्स जो उस समय भी था, आज भी है, और जब तक ये सृष्टि रहेगी तब तक रहेगा. मेरा इशारा उस चमकते हुए सूर्य के ऊपर है जिसने इस दुनिया में घटित होती हुई सारी घटनाओं को देखा है. बच्चों, मेरे एक चाहने वाले ने मुझसे एक वादा कर लिया, लेकिन वो वादा भी बड़ा अद्भुत था, जो पूरा हो ही नहीं सकता था. वादा क्या किया उसने? मेरे महबूब ने मुझसे मिलने का 5वें दिन का वादा किया. लोग कहते हैं कि जिंदगी 4 दिन की होती है. मुझे इसका अफसोस कभी नहीं हुआ, लेकिन इन 4 दिनों की एक गणना दिल के अंदर वो लकीर खींच देती है जिसका दर्द आज भी मैं महसूस करता हूं, और सोचता हूं कि क्या स्थिति हुई होगी जब एक 80 साल के बुजुर्ग को ब्रितानी हुकूमत ने रंगून की जेल में ले जाके बंद कर दिया, और जिसने अपनी नाखूनों से उस जेल की दीवालों पे उस 4 दिन की पीड़ा को लिखा, जिसको आज तक हिंदुस्तान गहराई तक महसूस करता है. क्या पीड़ा थी? वो 80 साल का बुजुर्ग जो देश से बहुत दूर रंगून की जेल में कैद है, मरते दम तक नाखून से उन दीवालों पे लिख रहा है कि उम्रे दराज मांग के लाए थे 4 दिन. लंबी उम्र की कामना करके उस ईश्वर से जिंदगी के 4 दिन मांगे थे, और वो 4 दिन 2 आरजू में कट गए 2 इंतजार में. 4 दिन भी बीत गया,
दो आरजू में, दो इंतजार में। आरजू क्या थी? आरजू सिर्फ इतनी थी कि मैं अपने देश की सरजमी पे मर सकूं। और इंतजार क्या था? शायद इस जेल की सलाखों से छूटने का वक्त आ जाए। और फिर वो गुस्से में अगली लाइन लिखता है कि इन हसरतों से कह दो कहीं और जा बसें। ये जो इच्छाएं उठ रही हैं दिल के अंदर कि अपने देश के सरजमी पे मैं मरूं, इन्हें कहीं और ले जाओ। इतनी जगह कहां है दिले दागदार में। और अंतिम लाइन, अगर वो पीड़ा दो पंक्तियों में आपको समझ में आ जाए तो सैल्यूट करना उस बुजुर्ग को जिसने आपको खुली फिजा में सांस लेने के लिए यह आजाद हिंदुस्तान आपके समक्ष रखा अपनी कुर्बानी देकर। कि कितना बदनसीब है जफर जिसे 2 गज जमीन तक न मिली दफन होने के वास्ते कुएं यार में। वो अपनी इस बदनसीबी पे आंसू बहा रहा है रंगून के जेल के अंदर कि आज मैं इतना बदनसीब हूं कि अपनी देश की धरती पे जान भी नहीं दे सकता और दफन भी नहीं हो सकता। कभी कल्पना किया आपने? 18 वर्ष की उम्र रही होगी खुदीराम बोस की। खंगालना अपने अंदर कि आप में से कितने ऐसे हैं जिनकी उम्र 18 वर्ष होगी। फांसी के फंदे पे लटका दिया अंग्रेजों ने। 24 वर्ष की उम्र भगत सिंह की रही होगी। कल फांसी पे लटकाना है तो अंग्रेजों ने आज लटका दिया। और आप आज कल्पना करना, जरा एहसास करना कि दुनिया का ऐसा कौन सा व्यक्ति होगा जिसके सामने उसकी मौत खड़ी हो और देश के लिए मर मिटूंगा इस खुशी में उसके शरीर का वजन बढ़ जाता हो। लेकिन आज मैं आपको उन तमाम ज्ञात शहीदों की कहानियां तो आपने पढ़ी, आज मैं सैल्यूट करने आया हूं उन अज्ञात शहीदों को जिनका आप नाम नहीं जानते, जिन्होंने सिर्फ इसलिए अपनी जवानी खपा दी कि आप खुली फिजा में सांस ले सकें, हम खुली फिजा में सांस ले सकें और 2 जून की रोटी अपनी हलक के नीचे उतार सकें। और ऐसे ही एक गुमनाम शहीद की कहानी 238 वर्ष तक काशी में जमीन के अंदर दफन थी, जिसको एक रिसर्च कमेटी ने शोध कार्य करके उसे निकाल के बाहर किया। हिंदुस्तान और ब्रिटिश आर्काई के सारे कागजात को खंगाल दिया इस रिसर्च कमेटी ने, और जो कुछ निकल के बाहर आया, आज तक किताबों के अंदर सिर्फ आप ये इबारत पढ़ते रहे कि भारत की स्वतंत्रता का प्रथम युद्ध 1857 के अंदर लड़ा गया। लेकिन इस शोध कार्य से पता चला कि प्रथम स्वतंत्रता युद्ध 1857 में नहीं, बल्कि वाराणसी के काशी की सरजमी से 1799 में शुरू हुआ। और इतिहास की तारीखें बदल गई। सेलुलर जेल के सिर्फ आपको दर्शन करा दिए जाए, मेरा दावा है कि यहां जितने लड़के बैठे हैं बेहोश होकर गिर जाएंगे। जिन यातनाओं को अंग्रेजों ने दिया है हमारे देश के उन शहीदों को, शरीर की बहने वाली धमनियों के रक्त धमनियां फाड़ के बाहर आ जाए गुस्से में कि इतना जुल्म सितम ढाया अंग्रेजों ने। जब अनशन पे बैठते थे
कि जब उनका अनशन अंग्रेज नहीं तोड़ पाते थे तो संडास लेके डब्बे में भर के उनके मुंह के अंदर डालते थे, उनका सिर्फ अनशन समाप्त करने के लिए। क्यों? मुंह का जाएगा बिगड़ गया। देश की आजादी आज सस्ती लग रही है। खाली एक दाना सिर्फ आपको मैं दिखा रहा हूं, आवाजें बंद हो गई आपकी। बर्फ की सिल्ली पे लिटा के हंटरों से मारा जाता था। कोलू में बैल की तरह उनको चोट कर सरसों निकाले जाते थे, तेल उसके निकाले जाते थे, वरना हंटरों से पीटा जाता था। उस काल कोठरी में जाके बंद कर देते थे जहां एक एक 1.5 साल तक सूर्य की रोशनी दिखाई नहीं देती थी। नमन करना सीखिए और सैल्यूट करना सीखिए उन शहीदों को जिन्होंने अपनी जान, अपना वर्तमान सिर्फ इसलिए निछावर कर दिया कि आपका भविष्य सुरक्षित रहे। याद रखिएगा, एक शख्स जगतगंज मोहल्ला बनाने के लिए ईंटों को खोज रहा था। पता चला सारनाथ में ईंटों का भंडार है, और जब खुदाई कराने लगा तो 27 फीट गहरे जाने पे एक मंजूषा मिली। मंजूषा एक पत्थर की छोटी पेटी। क्या था उसमें? कुछ अस्थियां थी, सोने के पत्थर थे, चांदी के पत्थर थे, मोतियां थी। खुदाई रुकवा दिया उस आदमी ने, अस्थियों को गंगा में प्रवाहित किया और मंजूषा एशियाटिक सोसाइटी ऑफ कैलकाटा को जमा कर दिया। और फिर 21 सितंबर 1797, तारीखें याद रखिएगा क्योंकि ये बहुत जरूरी है। लखनऊ में बड़ी तेजी से एक घटनाक्रम घटित होता है। आसिफ उद्दौला नाम का एक व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है जो अवध का नवाब है, और उसके दत्तक पुत्र वजीर अली को गद्दी पे बैठाया जाता है। अंग्रेजों को यह गवारा नहीं था। वजीर अली को गद्दी से उतार दिया और कहा 6 लाख रुपए लो, अपनी जिंदगी गुजारो और अवध की गद्दी को भूल जाओ। 21 फरवरी 1798 वजीर अली काशी आता है, और एक सुबह जब काशी में वो घुड़सवारी कर रहा था तो एक नौजवान से टकराता है। उसकी बात प्रभावित होता है कि अपने गले का कंठार निकाल के उस लड़के के गले में डाल देता है। वो लड़का और कोई नहीं, लक्ष्मी नारायण सिंह थे, जो बाबू जगत सिंह के पुत्र थे। लड़का घर पे जाता है, कहता है पिताजी, ये बड़ा ही कद्दावर नौजवान मुझे मिला और उसने ऐसी ऐसी हरकत की। बाबू जगत सिंह इशारे को समझते हैं और माधव दास का बागीचा, वाराणसी में जिन लोगों ने आज प्रेस कार्यालय को देखा है, उसके ठीक सामने माधव दास का बागीचा था। मैं 238 वर्ष पीछे के कालचक्र को घुमा रहा हूं आपके सामने, और माधव दास के बागीचे में मुलाकात होती है वजीर अली और बाबू जगत सिंह की। वजीर अली भन्नाया हुआ था कि उसे अवध की गद्दी से उतार दिया गया, और इधर अंग्रेज जमींदारों के पीछे पड़े थे, तो बाबू जगत सिंह का दर्द इसके पीछे था। और दोनों ने आपस में तय किया कि इनको सबक सिखाना है, और अब इनको हम बताएंगे कि अगर ये समझते हैं कि हिंदुस्तान में कोई आवाज उठाने वाला नहीं है, तो हम बताएंगे कि यह आवाज काशी से कैसे उठती है।
और इन दोनों ने मिलकर एक तारीख मुकर्रर की 14 जनवरी 1799। वाराणसी में उस समय एजेंट कमांडर चेरी आया हुआ था। छावनी इलाका जो मिलिट्री आप देख रहे हैं वहां पे वो बैठा हुआ था। और कहते हैं कि कभी ऊपर वाला भी खेल खेलता है, शायद उसकी मौत उसको बुला रही थी। संयोग से 14 जनवरी 1799 को ही कमांडर चेरी ने वजीर अली को छावनी इलाके में बातचीत के लिए बुला लिया। उस अभागे को नहीं पता था कि उसकी मौत, वो अपने ही मौत को निमंत्रण दे रहा है। और वजीर अली पूरी लामबंदी के साथ छावनी इलाके पहुंचता है। इधर बाबू जगत सिंह ने काशी के घाटों पे, गंगा के किनारे चतुर्दिक काशी की घेरेबंदी की कि घटना के बाद यदि ब्रिटिश सेना वाराणसी के अंदर आने का प्रयास करती है तो उसे अंदर आने नहीं दिया जाएगा, और जो लोग अंदर हैं ऐसा स्लॉटर किया जाएगा कि एक का जिंदा शरीर काशी से बाहर नहीं जाएगा। छावनी इलाके पे वजीर अली ने तमाम साथियों के साथ पहुंचता है और कमांडर चेरी से बातचीत शुरू होती है। कमांडर चेरी सीधा स्पष्ट कहता है कि वजीर अली, फरमान जारी हुआ है ब्रिटिश हुकूमत से कि आपको काशी से कलकत्ता जाना होगा, और अब आपको 6 लाख की रकम नहीं बल्कि 1.5 लाख की रकम दी जाएगी। और इतना सुना था कि वजीर अली के एक साथी ने ललकारते हुए कहा कि ये बातें सुनने हम नहीं है आए हैं, मारो इसको। और वजीर अली ने खंजर निकाल के पहला खंजर उसके सर पे मारा। कमांडर चेरी को लगा कि आज मामला एकदम उल्टा है। वो निकल कर भागा, लेकिन दौड़ा के उसके बागीचे में पकड़ा और वजीर अली के साथियों ने बोटी बोटी काट दिया कमांडर चेरी को। जी हां, फिर दोहरा रहा हूं शब्दों को, बोटी बोटी काट दिया। पूरी काशी के अंदर कत्लोगारत प्रारंभ हो गया और वजीर अली शाम होते होते काशी से बाहर निकल गया। 18/3/1799। बहुत तेजी से तारीखें पलट रही हैं, देखते जाइए। घटना 14 जनवरी 1799 को हुआ और 18/3 की बात मैं कह रहा हूं। जनवरी, फरवरी, मार्च, 3 महीने लग गए पूरे ब्रितानी हुकूमत को सिर्फ यह निर्णय लेने में कि बाबू जगत सिंह को अरेस्ट किया जाए या न किया जाए। किया जाएगा तो क्या फर्क पड़ेगा वाराणसी में। और फिर उसके बाद 18/3/1799 को ये सामने जो दिखाई दे रहा है बाबू जगत सिंह की कोठी को घेरा गया ब्रितानी हुकूमत के द्वारा और इनको अरेस्ट किया गया। 21/3/1799 को चुनार के किले में ले जाकर बाबू जगत सिंह को कैद कर दिया गया। चुनार का किला तो आपके पास में ही है, कभी जाइएगा। ये वो किला जिससे आल्हा ऊदल का इतिहास जुड़ा है, ये वो किला जिससे सोनवा मंडप का इतिहास जुड़ा है, ये वो किला जिससे भरथरी का इतिहास जुड़ा हुआ है, और ये वो किला जो बाबू जगत सिंह की गिरफ्तारी से जुड़ा हुआ है। 17 से 22 जुलाई के बीच बहुत तेजी से ब्रिटिश हुकूमत की सारी चीजें बदलती जा रही थी। बाबू जगत सिंह को पहले मृत्युदंड दिया, फिर उसको बदल के आजीवन कारावास कर दिया, और इतने से भी ब्रितानी हुकूमत का मन नहीं भरा तो उन्होंने कहा कि नहीं, इस आदमी को सेंट हेलेना द्वीप पे ले जाकर कैद करेंगे। अगर आप विद्यार्थी हैं, हिस्ट्री पढ़ते हैं, तो 2 नाम इतिहास वाले कभी नहीं भूल सकते। एक उस शख्स को जिसने कभी कहा था
कि मेरी डिक्शनरी में असंभव नाम का कोई शब्द नहीं है, और ये वो था नेपोलियन बोनापार्ट। और उसकी शिकस्त ब्रितानी हुकूमत के द्वारा ही हुई थी, और ब्रितानी हुकूमत ने उसे ले जाके कैद कहां किया था? सेंट हेलेना द्वीप पे। पूरे हिंदुस्तान के ये प्रथम ऐसे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है बाबू जगत सिंह, काशी की धरती से, जिनको सेंट हेलेना द्वीप पे अंग्रेजों ने कैद करने का निर्णय लिया। 31/8/1799 को इन्हें फोर्ट विलियम कलकत्ता में ले जाके कैद किया, और 18/10/1799 को ओस्टरली नामक जहाज से, जो कलकत्ता में गंगा सागर है, वहां से इनको सेंट हेलेना के लिए रवाना किया गया। बाबू जगत सिंह को अपनी धरती छोड़ना मंजूर नहीं था। बहादुर शाह जफर की तरह रंगून की जेल में मरना पसंद नहीं था, और बहादुर शाह जफर की तरह इन पंक्तियों को लिखने की इच्छा नहीं थी कि कितना बदनसीब है जफर जिसे 2 गज जमीन तक नहीं मिली कुएं यार में। कितना बदनसीब है ये जफर जिसे 2 गज जमीन दफन होने के वास्ते अपने देश की सरजमी नहीं मिली। बाबू जगत सिंह ने कहा, अब ये घटना मैं नहीं दोहराने दूंगा, और ऑस्ट्रेली नामक जहाज से छलांग लगाई और गंगा सागर में जल समाधि ले लिया। दुनिया की सबसे क्रूरतम मृत्यु अगर किसी को कहा जाता है, तो आज घर पे जाके एहसास करना कि मेजर AK सिंह आके कहे थे जरा एहसास करें, या तो वो जलकर मरना है या फिर डूब कर मरना है पानी में। एहसास करना चाहते हो? आज एक मोमबत्ती जलाना, 5 मिनट में बोल रहा हूं, बहुत ज्यादा है। मोमबत्ती के लौ पे हाथ रख लेना बेटा, और अगर इतना विल पावर है कि खाल जल के नीचे गिर जाए लेकिन हाथ नहीं हटाऊंगा, तो मैं मानूंगा कि तुम्हारी बहादुरी किस लेवल की है। और आज इसी बिंदु पे एक बात अशोक भाई याद दिला देना चाहूंगा, क्या परंपराएं थी देश में बेटा? कभी कल्पना किया है जिस औरत का पति मर जाता था, गांव वाले चिता लगाकर लाठियों से घेर कर उसको आग के हवाले करते थे, जिसे आप सती प्रथा बोलते हो, जिसे राजा राम मोहन राय ने समाप्त किया था। कितना क्रूर मजाक था। कोई आदमी सत्ता नहीं हुआ, लेकिन औरतें कितनी सती हुई है इसका गिनती भारतीय इतिहास में नहीं है। कुछ को सती कर दिया गया और कुछ ने रानी पद्मावती की तरह अपने मन से जौहर व्रत कर लिया। लेकिन मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि जरा आग को एहसास तो करो कितना कठोर होता है मृत्यु। बाबू जगत सिंह ने जल समाधि ले ली, और उसके बाद तो अंग्रेजों ने एकदम से त्राहिमाम की स्थिति पूरे हिंदुस्तान में कर दी। गांव के गांव लोगों को पेड़ों पे लटका दिया, कोई छिपाने की जरूरत नहीं थी। लगाओ फंदा, लटका दो इस पेड़ से। सिर्फ लाशें लटकी हुई दिखाई देती थी पेड़ों से। और फिर काशी में ब्रह्मनाल की एक गली है, विश्वनाथ मंदिर के ठीक पास। बाबू जगत सिंह के 2 कारिंदे थे, और उस समय वाराणसी का शहर कोतवाल पांचू मिर्जा था। उसको आदेश हुआ कि शिवनाथ सिंह और बहादुर सिंह को गिरफ्तार करके लाओ। पांचू सरदार ने कहा कि हुजूर, गिरफ्तार की तो बात छोड़ दीजिए, ब्रह्मनाल की उस गली में जा भी नहीं सकता कोई। पूछा अंग्रेजों ने ऐसा क्या? कहा वो दोनों इतने तलवार के धनी हैं कि जिंदा उनको गिरफ्तारी
500 नहीं 1000-1500 लगा दीजिए तो नहीं होने वाली है। डांटा अंग्रेज अधिकारी ने, कहा 2 आदमी इतना तांडव किए हैं, जिंदा पकड़ के लाओ, अगर जिंदा नहीं पकड़ाते हैं तो संकल्प करके लाओ उनका। फिर 5 सरदार, 500 का डाटा है इतिहास में, रमोटे खड़े हो जाएंगे सुनने वालों को, छत के ऊपर से हर हर महादेव का नारा लगाते हुए शिवनाथ सिंह और बहादुर सिंह ब्रह्मनाल की गली में कूदे और अंग्रेजों से बोला कि तुम क्या आते हो हमको गिरफ्तार करने के लिए, हम खुद आते हैं, और अगर हो ताकत तुम्हारे अंदर तो ले चलो गिरफ्तार करके। कहते हैं 24 से 72 घंटे तक कत्लेआम होता रहा ब्रह्मनाल की गली में, पूरी गली लाशों से पट गई और ब्रितानी हुकूमत इन दोनों पे काबू पाने में असमर्थ रही। अंत तो गत्वा पाचू सरदार ने आदेश किया कि दोनों के सर उतारो। और अब जो मैं बताऊंगा सिर्फ आप एहसास कीजिए कि क्या जोश रहा होगा उन दोनों के शरीर के अंदर, क्या दीवानगी रही होगी अपनी स्वतंत्रता के प्रति कि सर उतार देने के बाद भी शिवनाथ सिंह और बहादुर सिंह के धड़ ब्रितानी हुकूमत के सिपाहियों से टकराते रहे और उनको गिराने में पूरी मशक्कत करनी पड़ी पाचू सरदार के सिपाहियों को। यह काशी की शहादत है। और अंतिम बात, किताब आई पूरी इसके ऊपर, बाबू जगत सिंह का सामने है। मैं इस रिसर्च कमेटी से जुड़ा हुआ था, मेरे बड़े भाई अशोक भाई जुड़े हुए थे, 6 वर्ष से हम लोग इस पे वर्क कर रहे थे। मेरे मन में आया कि एक डॉक्यूमेंट्री क्यों ना बना दे। लेकिन आप सभी जानते हैं कि डॉक्यूमेंट्री बनाना सिर्फ कोई लेख लिखना नहीं है, पेट भरने के लिए दृश्य चाहिए। और 225 वर्षों का आज की तारीख में काशी में क्या मिलेगा, निशान क्या मिलेगा। 3 दिन तक कलम उठाया और रख दिया, तीसरे दिन एक विचार बिजली की तरह दिमाग में कौंधा कि अगर किताब की बात मान लो, ये कत्लो गारत 14 जनवरी 1799 को काशी में हुआ, तो जो अंग्रेज अधिकारी मारे गए उनकी लाशें कहां गई? इंग्लैंड तो गई नहीं होंगी पक्का, जब आदमी पहुंचाने के लिए ऑस्ट्रेलिया नामक जहाज लग रहा है पानी का। और इस विचार के आते ही मैं तुरंत काशी के छावनी इलाके के आसपास के कब्रिस्तानों को खंगालने लगा कि कहीं यहां वो दफन तो नहीं है। और डीआईजी कॉलोनी के पास एक कब्रिस्तान है, ताला बंद था। मैं छरवाली डाक के जब जाने लगा तो एक आदमी ने कहा, भैया कब्रिस्तान हो कहाँ जात हुआ? तो हम कली हम मुर्दन के बस्ती में जाते, यहाँ तो गईले पे कोनो रोक टोक नहीं हो, जिंदन के बस्ती में गईले पे भले रोक टोक हो। और जब मैं कूदा अंदर, ठीक बाईं तरफ एक आलीशान कब्र दिखाई दी। दिल बहुत तेजी से धड़कने लगा, दिल दिमाग कहने लगा यह अंग्रेजों का ही होगा। झाड़ झंखाड़ इतना था कि करीब जाना मुश्किल हो रहा था, लेकिन दूर से दिखाई दे रहा है कि कुछ लिखा हुआ है। और मैंने कहा कि जिन्होंने शहादत दी, क्या इतना भी मैं नहीं कर सकता? और मैं उस कब्र के करीब तक पहुंचा। बस हार्ट फेल नहीं हुआ बच्चों, पहला ही जो उसके ऊपर देखा 14 जनवरी 1799। किताब की तारीख बगावत की तारीख से मेल खा रही थी। धड़कनों की स्पीड बढ़ गई मेरी। 4 जो मारे गए थे उनका नाम उस कब्र पे लिखा था, कमांडर चेरी, कैप्टन कानवे, रिचर्ड इवांस और ग्राहम। मेरे लिए यह भी कोई बहुत खुशी की बात नहीं थी।
जब अंतिम लाइन पढ़ा, घुटने टेक के मैंने सर झुका दिया। दुनिया की शायद ये पहली कब्र है बच्चों, जहां मरने वाले के साथ साथ इस कब्र पे मारने वाले का भी नाम लिखा हुआ था, हु वेयर मर्डर्ड बाई वजीर अली। रोमांच की यह चरम सीमा थी। और न चाहते हुए भी मेरी निगाह उस अदृश्य गवाह की तरफ उठ गई और मैंने कहा कि हे ईश्वर, हे चमकते हुए सूरज, 225 वर्ष भी पहले तू रहा होगा जब ये काशी में कत्लो गारत चल रही थी, और मेरे जैसे खाकसार को यहां तक लाने वाला भी तू ही है। हम कागजों में तलाशते रहे प्रमाण, हम कागजों में दस्तावेजों को इंग्लैंड से लेकर इंडिया तक खंगालते रहे, और तूने मुझे इस कब्र तक पहुंचा दिया। शायद बाबू जगत सिंह की वो आत्मा रही होगी जिसने मेरी उंगली पकड़ के कहा कि उस बगावत के निशान यहीं काशी में है, अरविंद फोटो खींचो, पूरे हिंदुस्तान को बताओ। शायद वजीर अली ने कहा होगा, मेजर साहब मैं ही हूं मारने वाला, यही है सारी निशानी, आप यहां तक आओ। या फिर उन अंग्रेज अधिकारियों का दाना पानी शायद अभी कुछ बाकी है कि साहब बताओ ना, 1799 को जो लोग मारे गए, उन लोगों में मरने वालों में हम भी हैं। नॉट क्रेडिट गोज ऑन मेजर AK सिंह, टोटल क्रेडिट गोज ऑन गॉड। ईश्वर, बाबू जगत सिंह, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, इन लोगों ने एक नया इतिहास रच दिया काशी के अंदर। और अंतिम बात, क्या मतलब है ये सब आपको बताने का? 238 वर्ष पहले की कहानी बताने का मेरा मकसद क्या है? याद रखना बेटा, दो ही तरह की संस्कृति इस पूरी दुनिया में है। एक है जिसे देनदार संस्कृति मैं कहता हूं, और दूसरा है जिसे मैं लेनदार संस्कृति कहता हूं। लेनदार संस्कृति का व्यक्ति सारी जिंदगी सिर्फ यह सवाल उठाता है कि मुझे इस राष्ट्र से क्या मिला, और देनदार संस्कृति वाला व्यक्ति हमेशा सिर्फ अपने आप से यह सवाल पूछता है कि मैंने अपने देश को क्या दिया। और किसी भी कंट्री, किसी भी देश की विकास की इबारत सिर्फ उन लोगों से लिखी जाती है जो हमेशा अपने अंदर राष्ट्र को सबसे प्रथम स्थान पे रखते हैं, और प्रति क्षण जिंदगी पाने के बाद मृत्यु तक सिर्फ ये सवाल पूछते हैं कि मैंने अपने राष्ट्र को आज तक क्या दिया। आज मैं ऐसे ही हिंदुस्तान के उस मुस्तकबिल के सामने खड़ा होकर बातें कह रहा हूं जो आने वाले वक्त में हिंदुस्तान की वो बुलंद तस्वीर लिखने वाले हैं, जहां पूरी दुनिया हिंदुस्तान को सर झुकाएगी और आप सबके गुणगान गाएगी। लेकिन भूल मत जाना, इन सारी सफलताओं के पीछे उन ज्ञात अज्ञात शहीदों के खून राष्ट्रीय झंडे के नीचे जमीन को सींच रहे हैं, जिस पे हमारा ये तिरंगा हमेशा लहराता रहे। जय हिंद, जय भारत।